गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वीडियो के इस लेक्चर में हम सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे। अहमदनगर के किले से नेहरू जी ने भारत के विषय में लिखने का एक प्रण लिया, जिसके लिए उन्होंने, हमने दूसरे चैप्टर में पढ़ा कि उन्होंने तलाश शुरू की कि भारत के बारे में लिखना है तो उसकी पहले क्या करना पड़ेगा, उसके लिए तलाश करनी पड़ेगी, खोज करनी पड़ेगी, क्योंकि इन्होंने स्वयं ही लिखा है कि वो भविष्य के बारे में जानते नहीं हैं जिसके बारे में वो लिख दें, ठीक। और पास्ट के बारे में, यानी जो बीत चुका है, भूतकाल के विषय में भी उनको विद्वानों जैसी जानकारी नहीं है ना। लेकिन भारत के विषय में लिखना ही है तो आवश्यक है कि भारत को पहले जाना जाए, ठीक। तो दूसरे पार्ट में उन्होंने तलाश के द्वारा, ठीक, जाना कि भारत के लोगों की समस्याएं क्या है ना। पिछले पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा कि उन्होंने जन संस्कृति के बारे में पढ़ा कि भारत के लोगों की संस्कृति क्या है, सभ्यता क्या है, ठीक। उसके अलावा उन्होंने भारत की शक्ति और सीमाओं के विषय में जाना। फिर उन्होंने भारत माता की जय क्यों बोलते हैं इस बात के बारे में किसानों से बात की, उनको बताया कि भारत माता की जय बोलने का असली मकसद क्या है, ठीक। उसके अलावा भारत की अतीत की झांकी के बारे में हमने बात की, ठीक। और उसी में हमने जाना कि किन स्थानों पर कुंभ के मेले का आयोजन किया जाता है, तथा हमारे देश का नाम हिंदुस्तान कैसे पड़ा, सम्राट अशोक के गुरु कौन थे, अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है, इन सारे ही सवालों का जवाब हमें मिला, ठीक। तो अब ये कहाँ गए हैं उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में सभ्यता का विकास, देश क्या कहें, एक विश्व भी कह सकते हैं आप, क्योंकि सबसे पुरानी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता को ही कहा जाता है, ठीक। तो आज इसी विषय पे हम लोग बात करेंगे। इस पाठ के माध्यम से हमें सिंधु घाटी सभ्यता में भारत के अतीत की जानकारी मिलती है, जिसके चिन्ह सिंधु में मोहनजोदड़ो और पश्चिम पंजाब में हड़प्पा में मिले हैं। इनकी खुदाइयों के माध्यम से हमें इतिहास के बारे में पर्याप्त जानकारी मिलती है। क्यों? क्योंकि खुदाई के ही माध्यम से पता चला कि वहाँ के लोगों की नगर व्यवस्था कैसी थी, वो किस देवता की पूजा करते थे, उनका रहन सहन कैसा था, उनका पहनावा कैसा था, ठीक। और जब इन चीज़ों की खोज हमने की तो हमें क्या पता चला कि सिंधु घाटी सभ्यता के माध्यम से यह पता चलता है कि यह अत्यंत विकसित सभ्यता थी, ठीक। और इस सभ्यता को विकसित होने में हजारों साल लगे होंगे, तथा यह सभ्यता धर्मनिरपेक्ष सभ्यता थी। अब धर्मनिरपेक्ष का अर्थ जानते हैं, हमारे संविधान में भी इस शब्द का प्रयोग होता है, धर्मनिरपेक्षता का, ठीक, जिसका अर्थ है किसी भी एक धर्म को विशेष मान्यता ना देकर के सभी धर्मों का समान रूप से आदर करना धर्मनिरपेक्षता कही जाती है, ठीक है। हमारे संविधान में भी कहा गया है कि हमारा देश कैसा होगा, धर्मनिरपेक्ष होगा, यानी किसी भी एक धर्म को विशेष छूट नहीं दी जाएगी, बल्कि समाज में जितने भी धर्मों के लोग हैं, जितने भी संप्रदाय के लोग हैं, वो आसानी से एक जैसे रह सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ की भी सभ्यता कैसी थी, धर्मनिरपेक्ष थी। सिंधु घाटी सभ्यता में फारस, मेसोपोटामिया और मिस्र की मान्यताओं से संबंध स्थापित किया और व्यापार भी किया था। जैसा लिखा हुआ है कि हमारे देश के लोग बहुत दूर दूर तक विदेशों से भी व्यापार करते थे, ठीक। इस समय देखिए व्यापारी वर्ग जो है सबसे धनी था। आज के भी परिवेश में हम देखें तो सबसे धनी कौन है समाज में, व्यापारी वर्ग, अंबानी है ना, टाटा, बिरला, ये सब लोग कौन है, बिजनेसमैन है, ये सब लोग व्यापारी लोग हैं, ठीक। तो वही सबसे अधिक धनी होते हैं। एक सैलरीड व्यक्ति बहुत धनी नहीं हो सकता है ना, क्योंकि वो कम काम करे या ज़्यादा काम करे, है ना, उसे एक फिक्स अमाउंट मिलता है। लेकिन बिजनेस में क्या होता है, आप जितना अधिक मेहनत करेंगे, ठीक, आपका बिजनेस और बढ़ेगा, आपका व्यापार और बढ़ेगा, और उसी के अनुसार आपको फायदा भी होता जाएगा। तो जाहिर सी बात है आप समाज के सबसे अमीर व्यक्ति बन जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि यदि आज की सभ्यता को हम देखें और उस समय की सभ्यता को देखें तो बहुत ही उन्नत था।
आज की सभ्यता उसके सामने बाल्यावस्था में है, मतलब छोटा है, बच्चा है। क्यों? क्योंकि देखिए, विकसित और विकासशील, हमारा देश क्या है, विकासशील है। यानी यहाँ पे देखिए, नई नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग हो रहा है, सुधार हो रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारी गुंजाइश बाकी है। विकसित का अर्थ क्या होता है? जहाँ पे और कोई गुंजाइश बाकी ना हो, समाज में के लोग इस बात से सेटिस्फाई हो गए हों, इस बात से संतुष्ट हो गए हों कि जितनी भी हमें आवश्यकता थी वो पूरी की पूरी पूरी हो गई है। ठीक है, पूर्ण हो गई है। ठीक, आगे है इसमें आर्यों का आना, कि कौन थे, कहाँ से आए थे, इन सब के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, इसका कोई पक्का सबूत तो हमें नहीं मिलता कि ये कहाँ से आए थे, लेकिन इसके बारे में इस सभ्यता की खुदाई से पता चलता है कि इनकी उत्पत्ति दक्षिण भारत के द्रविड़ जातियों से हुई होगी। ठीक है, जो दक्षिण द्रविड़ प्रदेश ही कहा जाता है, दक्षिण भारत, साउथ इंडिया को हम क्या कहते हैं, द्रविड़ क्षेत्र कहते हैं। तो आर्य जो थे उन वो किससे मैच करते हैं? ठीक, दक्षिण भारत के लोगों से। और जब वहाँ की खुदाई वगैरह भी हुए तो उसमें से जो अवशेष मिले, ठीक, जो लोगों के कंकाल वगैरह मिले, वो भी किन लोगों से मैच कर रहे थे? जो लोग दक्षिण भारत में रहते हैं, यानी साउथ इंडिया में रहते हैं। फिर सवाल उठता है बेटा कि सिंधु घाटी सभ्यता इतनी विकसित थी, इतनी अच्छी थी, है ना, तो उसका अंत कैसे हो गया? क्या कारण था कि उसका अंत हो गया? ठीक, तो देखिए, इसके कई कारण माने जा सकते हैं। मौसम परिवर्तन हो सकता है ना, प्राकृतिक आपदा हो सकती है। आपदा क्या? कोई भी महामारी, कोई भी डिजास्टर, प्राकृतिक जो नेचुरल हो, जैसे आज देखिए कोविड-19 जो है ना, ये मैनमेड भी है ना। और कई बार बाढ़, ये जो है वो आपदा कैसी है? मैनमेड है। ये लोगों द्वारा एक वायरस को डेवलप किया गया और ऐसा हो गया, है ना। आज ही न्यूज़ देख रही थी मैं, तो उसमें देखा कि विशाखापट्टनम में एक जगह पे खतरनाक गैसों के रिसाव से, ठीक है, गैस लीकेज की वजह से 800 लोग जो थे वो हॉस्पिटलाइज थे, बहुत सारे लोग बीमार पड़ चुके थे और कई लोगों की मृत्यु भी हो चुकी थी। वो क्या था? वो मैनमेड थी, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या कहा गया? प्राकृतिक आपदा क्या होती है? बाढ़ आ जाना या सूखा पड़ जाना, है ना, यानी कि जिसकी आप कल्पना भी नहीं करते, आप प्लान नहीं करते और अचानक से क्या हो जाता है ना। जैसे आपने खेत में बहुत अच्छा गेहूं लगा रखा है, अभी देखिए गेहूं की बात चली तो किसानों का ये समय था हार्वेस्टिंग का, ठीक, फसलों की कटाई की, गेहूं की। लेकिन मौसम ने ऐसी करवट ली कि सबकी गेहूं की फसल जो है वो बर्बाद हो रहे हैं, है ना। तो सिंधु घाटी के अंत का भी कारण क्या माना जाता है कि कोई ना कोई आपदा आई रही होगी। देखिए, ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि मोहनजोदड़ो के खंडहर इस बात के प्रमाण है कि उन पर एक के बाद एक बालू की परतें छाई हुई थी, ठीक है, जिससे अनुमान लगाया गया कि शहर की जमीन ऊंची उठती गई और नगरवासियों ने पुरानी नींवों पर ऊंचाई पर मकान बनाए। इसलिए खुदाई के दौरान हमें 3-3 मंजिले मकान मिले, है ना। जैसे कई बार क्या होता है, लोग घर बना लेते हैं, उसके बाद सड़क वगैरह बनती है तो लोगों का घर नीचे हो जाता है और सड़क ऊंची हो जाती है ना। तो उस स्थिति में क्या होता है, कई बार घरों में पानी भर जाता है, तो लोग उससे बचने के लिए क्या करते हैं, उसी ढांचे पर एक मंजिल और ऊपर बड़ा बनाते जाते हैं, है ना। तो वहां पे जो घर मिले ज्यादातर कैसे थे? 3-3 मंजिले थे, ठीक। और क्या था? यहाँ पे मिली जुली संस्कृति थी, ठीक। जो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद आने वाली सभ्यता में शुरुआत में कृषि पर अधिक बल दिया गया। किसान खेती पर अधिक बल देते थे। लोगों का प्रमुख व्यवसाय जो था कृषि पर ही आधारित था, ठीक। हमारे देश में आज लोग बिजनेस करने लगे या जॉब करने लगे, लेकिन आज से 20 साल पहले भी सबसे ज्यादा लोग किस पे निर्भर रहते थे? कृषि पे, खेती बाड़ी पे। आज भी बहुत सारे लोग हैं। सबसे बड़ा सांस्कृतिक समन्वय और मेलजोल बाहर से आने वाले आर्यों एवं द्रविड़ जातियों के लोगों के बीच हुआ था। बाद के युगों में बहुत सी जातियां यहाँ पे आई और हमारी सभ्यता के साथ घुल मिल के यहीं रह गई थी। देखिए, अगला पॉइंट है प्राचीनतम लेख, धर्म ग्रंथ और पुराण, ठीक है। सिंधु घाटी की खोज से पहले वेद को सबसे प्राचीनतम ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता था। क्यों? क्योंकि हमें इतिहास के बारे में कुछ भी जानना होता था तो हम वेदों को पढ़ते थे। लेकिन वैदिक काल के निर्धारण में भी विद्वानों का अलग अलग मत है ना।
कुछ लोग मानते हैं कि वो कई हजार साल पुराना है, कुछ लोग मानते हैं कई सौ साल पुराना है। तो इसमें क्या है, मतभेद है। भारतीय इतिहासकार इसका काल सबसे पहले मानते हैं, तो यूरोपियन विद्वान जो है इसकी उत्पत्ति काफी बाद को बताते हैं। ठीक, अब ऋग्वेद की रचनाओं का समय ईसा पूर्व 1500 मानते हैं। ठीक, मोहनजोदड़ो की खुदाई के बाद भारतीय ग्रंथों को और भी पुराना साबित किया गया। ठीक है, इसे मनुष्य की प्राचीनतम उपलब्धि का नाम दिया गया। क्यों? क्योंकि वेदों से पहले की भी जानकारी हमें किससे मिली? इस खुदाई से मिली, जो खुदाई हुई सिंधु घाटी सभ्यता में, हड़प्पन सिविलाइजेशन में, है ना। आप 6 में बहुत अच्छे से इस चैप्टर को आपने पढ़ा हुआ है। ठीक, वेद जो है वो वेद भी क्या बताते हैं, हमारे विषय में ही, मतलब हमारा जो पुरातन संस्कृति क्या थी, इन सब के बारे में कौन बताता है? हमारे वेद ही बताते हैं। ठीक, और इसे मनुष्य की प्राचीनतम उपलब्धि का नाम दिया गया है। इन्हें आर्यों के द्वारा कहा गया है। ये माना जाता है कि आर्यों द्वारा बोला गया पहला शब्द भी है। ठीक, भारतीय वेदों पर ईरान की पूरी छाप है। माना जाता है कि आर्य अपने साथ उसी कुल के विचारों को ले आए जिसने ईरान में अवेस्ता धार्मिक ग्रंथ की रचना हुई है। ठीक है, वेदों और अवेस्ता की भाषा में भी समानता है। अवेस्ता की रचना ईरान में हुई थी और वेदों की रचना कहाँ हुई? हमारे भारत देश में हुई। ठीक, अब देखिए, किसी भी देश का कोई भी धार्मिक ग्रंथ हो, वो क्या सिखाता है हमें? मानवता का ही पाठ पढ़ाता है। ठीक, आपस में मिलजुल कर रहना ही पढ़ाता है। ठीक, अभी इस लेक्चर में इतना ही। ये चैप्टर और बड़ा है, इसको हम लोग एक लेक्चर और लेंगे, तब जाकर ये कंप्लीट हो पाएगा। ठीक है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा और ये बताइएगा कि आपके लिए कितना यूज़फुल है। ठीक है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पक्का लिखिएगा। ठीक, और यहाँ पे मैंने 3 क्वेश्चंस भी दिए हैं। ठीक है, जिसको आपको इसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक, क्योंकि देखिए आप ये वीडियो सिर्फ आपके फ़ायदे के लिए बनाया जा रहा है। ठीक है, आपको कई बार मैंने बोला है कि मुझे कोई भी ऐसा शौक नहीं है कि मेरे बहुत सारे फॉलोअर्स हों, है ना। लेकिन हाँ, बढ़ रहे हैं तो अच्छा भी लग रहा है, जाहिर सी बात है, इंसानी फितरत है ना। मुझे भी अच्छा लग रहा है कि लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं। उन सारे लोगों को वेरी 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 थैंक यू। ठीक है, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।